हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। और देखिए, अभी तक आप लोगों की सामाजिक अध्ययन की 12 क्लासें हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हरित क्रांति का अर्थ बताइए, और आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कृषि पैदावार को तेज़ी से बढ़ाने को क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, मतलब कृषि पैदावार जैसे गेहूँ चावल जो भी है, इसकी पैदावार को तेज़ी से बढ़ाना क्या कहलाता है, हरित क्रांति कहलाता है। अब ये देखिए, पैदावार तेज़ी से बढ़ी कैसे, उसके लिए आप लोग देखो, हरित क्रांति कह रहे हैं कि उन्नत किस्म के बीज, ठीक है, उन्नत किस्म के जैसे बीज, और जैसे यहाँ पे कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक कह रहे खरपतवार नाशी। देखो, खरपतवार नाशी क्या होती है, दवाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कीटनाशक मतलब क्या होता है कि जैसे फसल में कीड़ा लग जाते हैं, उनके लिए क्या होती है कि दवाई छिड़क दी जाती है, जिससे क्या होती है कीड़ा मर जाता है, फसल अच्छी होती है। और कह रहे हैं खरपतवार नाशी, जैसे उसमें घास वगैरह हो जाती है, उसके लिए भी क्या होती है कि दवाएँ आती हैं। जैसे उर्वरक मतलब खाद वगैरह जो होती है, जैसे यूरिया DAP, ये सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कृषि पैदावार को तेज़ी से बढ़ाते हैं। अब कह रहे हैं सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। ठीक है, देखो क्या था कि पहले समय की यदि हम लोग बात करें, जब वो 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, उस समय की यदि हम लोग बात करें तो वहाँ उस टाइम क्या था, सिंचाई की मतलब कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। सही, बारिश पे ज़्यादातर लोग डिपेंड रहते थे। देखिए, जो लोग नदी के किनारे या नहरों के किनारे जिनके खेत वगैरह हुआ करते, उनको तो सिंचाई के लिए पानी वगैरह उपलब्ध हो जाता था। लेकिन जहाँ पे नदी वगैरह नहीं है, नहरें वगैरह नहीं है, उनके लिए बहुत दिक्कत होती थी सिंचाई के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ था, सिंचाई की, ठीक है, आधुनिक विधियाँ खोजी गई, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि फसल को टाइम पे पानी मिले, जिससे क्या हो, अच्छी, ठीक है, पैदावार हो। और नेक्स्ट आगे जैसे कह रहे हैं कि आधुनिक कृषि यंत्रों। देखो, कृषि यंत्रों का उपयोग से भी क्या हुई, संभव हुई। हरित क्रांति किस माध्यम से संभव हुई, देखो, एक तो उन्नत किस्म के बीज, ठीक है, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। उसके बाद क्या था, कीटनाशक मतलब जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनकी दवाई डाली गई। खरपतवार नाशी, घास वगैरह कूड़ा वगैरह हो जाए उसके लिए, और जैसे उर्वरक खाद, ठीक है। और वहाँ पे कह रहे सिंचाई की आधुनिकता विधियाँ, मतलब सिंचाई के नए नए साधन उपलब्ध हुए। और कह रहे हैं कि आधुनिक कृषि यंत्रों द्वारा, ठीक है, अब तो कृषि के लिए बहुत सारे यंत्र चल रहे हैं। ठीक है, तुरंत, जैसे पहले तो क्या होता था, बैलों से खेत जोते जाते थे, अब ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है कि तुरंत खेत जोता जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे थे हरित क्रांति का अर्थ बताइए। तो आप लोग ध्यान रखते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपर्दन किसे कहते हैं, और आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अपर्दन मतलब क्या होता है कि जैसे पृथ्वी की ऊपर की जो ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, ठीक है, उसको मतलब क्या होता है, पानी द्वारा या हवा द्वारा किसी के द्वारा बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। लेकिन वो शायद क्वेश्चन ये था मृदा अपर्दन। तो आप लोग ध्यान देखो, अपर्दन की बात करें तो आप लोग ध्यान रखना है, यही लिखना है। जैसे यहाँ पे आंसर क्या दिया, भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल। भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पानी जैसे बह रहा है, ठीक है, बहता हुआ जल। कह रहे पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव। ठीक है, घटकों के द्वारा, जैसे बहता हुआ जल क्या करेगा, पानी क्या करता है, ठीक है, मिट्टी को काटता है। सही, तो कह रहे कि होने वाले कटाव को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग ध्यान रखना है कि जैसे बहते हुए पानी, और आपका जैसे पवन हो जाएगा, जैसे हिम का मतलब हो जाता है जैसे बर्फ़ वगैरह। इनसे क्या होता है कि पृथ्वी की ऊपरी जो पृष्ठ होती है, मतलब पृथ्वी की ऊपरी जो परत होती है, उसकी मिट्टी कट जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आग्नेय शैल किसे कहते हैं, और आपकी आंसर लिखा है कि जो शैल मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से, यहाँ पे सा नहीं होगा, होने से बनती है, ठीक है, होने से बनती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं, देखो एक बार बताया भी होगा। देखो, आग्नेय शैल का निर्माण कैसे होता है कि जैसे पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि आपका पिघली हुई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज मतलब जैसे आपका लोहा हो गया, ठीक है, और भी जो जैसे खनिज धातुएँ होती हैं वो पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब पृथ्वी का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे आप लोगों को जैसे पता होगा कि पृथ्वी का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, ऊपर उठेगा, और धीरे धीरे ऊपर उठ के
क्या होगा, पृथ्वी की ऊपरी जो पृष्ठ होती है उसको तोड़ के बाहर आ जाता है, ठीक है, ज़मीन के बाहर आ जाता है पिघला हुआ, ठीक है, मैग्मा। अब ये क्या करता है, ज़मीन की सतह पर चारों तरफ फैल जाता है, ऐसे करके क्या होता है, फैल जाता है मैग्मा, ठीक है। अब जब मैग्मा फैल जाता है चारों तरफ, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने पर क्या होता है, एक कठोर चट्टान बन जाती है। क्या बन जाती है, कठोर चट्टान बन जाती है। तो उस चट्टान का रूप ले लेता है कठोर चट्टान का, तो इसी को बोला जाता है आग्नेय, ठीक है, आग्नेय शैल, ठीक, आग्नेय शैल बोल दो या आग्नेय चट्टान बोल लो। आप लोग ध्यान रखना है कि जो आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी उद्गार से होता है, हमेशा आप लोग ध्यान रखना है। तो जो आंसर लिखा है वो लिखा है कि जो शैल मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है उसे क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं। देखो संविधान को समझने से पहले हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं कि जैसे एक घर चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हर एक घर में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, समझे कि जैसे हर एक घर में कुछ ना कुछ नियम होते हैं। जैसे कुछ घर के ये नियम होते हैं कि 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। तो ये सारे देखो हर एक घर में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं एक घर को चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, समझे। इसी तरह क्या होता है कि देश को व्यवस्थित संचालित करने के लिए बहुत सारे हमें कानून या नियमों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, समझे। आप लोग देखें संविधान किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया है। मतलब क्या कहना है, किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने, सभी लोग मिलजुल के रहे, तो कानून के दायरे में रहना, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, समझे ना। तो उन नियमों को क्या बोल दिया जाता है, एक तरीके से संविधान बोल दिया। देश के लिए जब देश की बात करते हैं तो देश के लिए वो क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है, समझे ना। तो आप लोग ध्यान रखें, किससे कह रहे हैं कि संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया है। और ये क्या होता है, लिखित दस्तावेज होता है, ठीक है। लिखित का मतलब क्या होता है, लिख के, कानून मतलब लिख के रख दिया जाता है, तो वो लिखित दस्तावेज बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, देश को चलाने के लिए हमें जो नियम कायदे कानूनों की ज़रूरत पड़ती है उन्हीं को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और ये क्या है, आपका एक लिखित दस्तावेज है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि नदी के मुहाने पर, कह रहे हैं कि उसके द्वारा लाए गए अवरोधों को डेल्टा कहते हैं। देखो मुहाने पर क्या होता है, जैसे नदी पहाड़ों से होके आती है और जहाँ समुद्र से पहले क्या होता है कि समुद्र में गिरने से पहले क्या होता है, उसका बहाव क्या होता है, ठीक है, बहाव कई भागों में बट जाता है। जैसे उसका बहाव क्या होता है, कई भागों में बट जाता है। जैसे थोड़ा सा पानी इधर जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा इधर से होके जा रहा है, ऐसे करके छोटे छोटे, जैसे इधर से भी पानी जा रहा है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे टीले से बन जाते हैं मिट्टी के, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से टीले से बन जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब नदी आती है, अब ये अपर्दन हम लोगों ने पढ़ा था, अपर्दन में आप लोगों को बताया था कि जो बहता हुआ जल होता है वो क्या करता है, मिट्टी को काटता है। वैसे ही यहाँ पे जब नदी आती है बहती हुई या पानी आता है बहता हुआ, तो वो क्या करता है कि मिट्टी को काटता है और मिट्टी को काट के क्या करता है, अपने साथ में बहा कर लाता है। और मुहाने पर आके क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, पानी का बहाव क्या होता है, कम हो जाता है जब समुद्र में मिलता है, ठीक है। वहाँ समुद्र में मिलने से पहले बहाव क्या होता है, कम हो जाता है। तो जो अवशिष्ट, जो मतलब मिट्टी बहा के लाता है, वो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके जमा हो जाती है और एक टीले का रूप ले लेती है, ऊँचा सा टीला बन जाता है और इधर उधर से पानी निकलने लगता है। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। और देखो आंसर में आपको जो राजन सीरीज या आपकी पवन सीरीज है उसमें आपका कैकुवाद लिखा है, लेकिन कैकुवाद वैसे तो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो कैकुवाद अंतिम शासक नहीं था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन था। तो देखो दिल्ली का कोतवाल, ठीक है, कोतवाल था फ़खरुद्दीन, ठीक है। जो दिल्ली का एक कोतवाल था फ़खरुद्दीन ने क्या किया था, कैकुवाद को शासक बनाया था। आप लोग देखो समझते चल रहा, ठीक है। फ़खरुद्दीन ने क्या किया था, कैकुवाद को क्या बनाया था, शासक बनाया था। दिल्ली का जो फ़खरुद्दीन कौन था, दिल्ली का, ठीक है, कोतवाल था। दिल्ली का कोतवाल कौन था, फ़खरुद्दीन। और फ़खरुद्दीन ने क्या किया था, कैकुवाद को शासक बनाया था। लेकिन कैकुवाद ने क्या किया था, तुर्क सरदार था एक व्यक्ति, तुर्क सरदार जलालुद्दीन
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी को क्या बनाया, सेनापति बना दिया। क्या बना दिया, सेनापति बना दिया, ठीक है। और ये तुर्क सरदार था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सेनापति किसने बनाया, कैकुबाद ने सेनापति नियुक्त कर दिया, जिससे क्या हुआ था, तुर्की सरदार क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। आप लोग देख रहे हैं तुर्की सरदार क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे और विद्रोह करने की ही सोच रहे थे कि विद्रोह करेंगे। तो क्या हुआ तब तक कि कैकुबाद जो शासक था, कैकुबाद, उसको लकवा मार गया। जब लकवा मार गया कैकुबाद को, तो इसके बाद कैकुबाद की जगह किसको शासक बनाया, शमसुद्दीन को शासक बनाया, ठीक है। किसको, देखो तुर्क सरदारों ने किसको बनाया, शमसुद्दीन को शासक बनाया, शमसुद्दीन को शासक बनाया। देखो तुर्की सरदारों ने किसको शासक बनाया, शमसुद्दीन को शासक बनाया। देखो जो छोटा था, 3 वर्ष का बालक था, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि देखो दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने क्या किया था, कैकुबाद को शासक बनाया, और कैकुबाद ने क्या किया, तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सेनापति नियुक्त किया, जिससे क्या हुआ, तुर्की सरदार नाराज हो गए। तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह करने की सोची। तब तक क्या हुआ कि कैकुबाद को लकवा मार गया, ठीक है। जो शासक था कैकुबाद, उसको लकवा मार गया। फिर क्या हुआ कि तुर्की सरदारों ने शमसुद्दीन को शासक नियुक्त कर दिया, जो 3 वर्ष का था। अब 3 वर्ष का था शमसुद्दीन, तो उसको शासक बनाया। तो क्या हुआ कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या था, सेनापति था, उसको मौका मिल गया, तो उसने क्या किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन की हत्या कर दी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसकी हत्या की थी, शमसुद्दीन की, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं, हत्या की। और यहाँ पर क्या स्टार्ट किया था, मतलब क्या स्थापित किया, खिलजी वंश, ठीक है, क्लियर नहीं, क्या स्थापित कर दिया था, खिलजी वंश। आप लोग ध्यान रखें, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसने किसकी हत्या की थी, शमसुद्दीन की हत्या की थी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें। और खिलजी वंश कब से कब तक चला था आपका, 1290 से 1320 तक रहा था, क्लियर नहीं। तो देखो इस हिसाब से आपका जैसे अंतिम शासक कैकुबाद बोला गया, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो लास्ट शासक कौन था, शमसुद्दीन था, जो 3 वर्ष का बालक था, छोटा सा बालक था, उसको बनाया गया था, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में आंसर दिया गया कैकुबाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे, तो यहाँ पे आपका आ बनेगा, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे। देखो कौटिल्य या चाणक्य एक ही नाम है, आप लोग ध्यान रखना है। चाणक्य की बात की जाएगी तो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। और चाणक्य क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये प्रधानमंत्री नियुक्त किया था चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मतलब चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कौटिल्य या चाणक्य क्यों प्रसिद्ध थे। एक तो उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, जिसकी वजह से क्या थे, प्रसिद्ध थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो आप लोग ध्यान रखिए। चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो ये विजयालय था, और चोल वंश कब से कब तक रहा था, 850 से लेकर 870 तक रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, और ये आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वो क्या था कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। किसका, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और एक क्वेश्चन और याद रखने कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम था, जो था इल्तुतमिश, ठीक है। कौन था, इल्तुतमिश। आप लोग ध्यान रखें, इल्तुतमिश क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखें, इल्तुतमिश को बोला जाता है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था, वो भी इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बल को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, और आपका देखो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ज़्यादातर क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी आपके पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग ध्यान रखें, 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी
और रूपांतरित, ठीक है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। आपसे पूछा जाए कि किस सेल में जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है, जीवाश्म पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखते हैं कौन सी सेल में, अवसादी सेल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आग्नेय सेल की विशेषताएं बताइए। तो आपकी विशेषताएं पूछ रहे हैं आग्नेय सेल की। तो फर्स्ट कह रहे हैं कि ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित होती हैं। देखो इन चट्टानों में क्या होता है कि जीव जंतु या वनस्पति नहीं रह पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये चट्टानें क्या होती हैं कि ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उससे निर्मित होती हैं। अभी ये क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है कि ज्वालामुखी उद्गार में जो लावा निकलता है, और लावा क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर जीवाश्म वगैरह नहीं पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखें, और वनस्पति वगैरह कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। और ये होती हैं रेवेदार, कह रहे कि रेवेदार चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें होती हैं। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि इन चट्टानों में क्या होती है, परतें नहीं होती। देखो परतें ना होने का कारण एक ये होता है, जैसे आपका ज्वालामुखी उद्गार हुआ और क्या हुआ कि जैसे लावा आया, गरम गरम गिरा और ठंडा हो गया, उसके बाद फिर उद्गार होगा, तो ये लावा जो गर्म होगा ना वो ठंडे परत को क्या पिघला देगा, ठीक है, पिघला देगा तो मतलब गर्म हो गई तो पिघल जाएगी। तो इसमें ज्वाइंट समझ में नहीं आएगा, ये लेयर नहीं समझ में, परतें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, तो इसीलिए इन चट्टानों को क्या कहते हैं, इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। आपका ये चौथा पॉइंट दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बता चुके, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, वृद्धरथ था। और वृद्धरथ की हत्या किसने की थी, उसका सेनापति था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। क्या था, पुष्यमित्र शुंग, जिसने क्या की थी, इसकी हत्या की थी, ठीक है, वृद्धरथ की हत्या, और 185 ईसा पूर्व में की थी। क्लियर, आप लोग ध्यान रखें कब की थी, 185 ईसा पूर्व में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखें देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोग ध्यान रखें गयासुद्दीन तुगलक था। और हम लोग देख लेते हैं, देखो दिल्ली सल्तनत पर बहुत से वंश आए, मतलब बहुत से राजा हुए जिन्होंने शासन किया। देखो उनको हम लोग देख लेते, सबसे पहला जो वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया था वो था गुलाम वंश, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें पहला वंश कौन सा था, गुलाम वंश। और दूसरा था खिलजी वंश, क्या था, खिलजी वंश, अभी आप लोगों को बताया था खिलजी वंश था। और तीसरा क्या था आपका, तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश, क्या था, तुगलक वंश, ठीक है। और चौथा था सैयद वंश, ठीक है, कौन सा वंश था, सैयद वंश। पांचवा हो जाएगा लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश। देखो ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था इन्होंने। और उसके बाद जो नेक्स्ट था, उसके बाद ये मुग़ल आ गए थे, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल वंश यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद देखो अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाएगी तो आप लोग ध्यान रखना है, इनको 5 को याद रखना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब देखो गुलाम वंश आपका जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1206 से लेकर 1290 तक रहा था गुलाम वंश। और जो खिलजी वंश क्या होता है 1290 से लेकर 1290 यहाँ पे लिखना, 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। और जो तुगलक वंश था 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। और आपका सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहा था। और लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक था। और 1526 से क्या हुआ था कि मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट हो गया था, आप लोग देख रहे हैं 1526 से, और ये 1857 तक रहा था। जो 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्लियर नहीं। तो ये 5 वंश आप लोग ध्यान रखना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश कब से 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। और 1526 से क्या हुआ था, मुग़ल साम्राज्य यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1526 से लेकर 1857 तक। और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखना है कि काशी वाराणसी में हुआ था, और ये हुआ था 1398 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति कैसे संबंधित है। अभी आप लोगों ने देखो हरित क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था और इसमें पूछा हरित क्रांति कैसे संबंधित है, तो आप लोग ध्यान रखें कृषि से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ज्वार भाटा कब आता है, तो आप लोग ध्यान रखना कब आता है, पूर्णिमा के दिन आता है। और आप लोगों को बताया था देखो ज्वार भाटा मतलब ज्वार कैसे कहते हैं और भाटा कैसे कहते हैं। देखो क्या होता है कि जो सागरीय जल होता है, सागरीय जल का क्या होता है कि ऊपर उठकर आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। जैसे समुद्र का पानी है ऐसे उठता चला जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं, ठीक है, ज्वार कहते हैं। और भाटा कब होता है, जैसे ये समुद्री जल क्या होता है ऊपर उठता चला जाता है, तो इसको ज्वार बोला जाता है। और जैसे जैसे ये ऊपर उठा है जब वहाँ से वापस आता है, ठीक है, वहाँ से वापस आना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है, ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है कि जैसे पानी उठ के गया ऊपर ऐसे उठता चला जाएगा बहुत दूर तक, तो इसको ज्वार, फिर वहाँ से क्या होगा वापस आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, आपकी डेफिनेशन पिछली क्लास में लिखा चुका हूँ। ज्वार कैसे कहते हैं, सागरी जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ज्वार, तथा सागरी जल का नीचे गिरकर पीछे वापस आना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं। और आपसे इस क्वेश्चन पूछा है ज्वार भाटा कब आता है, तो आप लोग ध्यान रखते हैं पूर्णिमा के दिन आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप लोग ध्यान रखना है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।